युवा हिंदू सन्यासी जाता है और मात्र अपने 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से सोए हुए भारत को जगा देता है। वो स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई स्वामी विवेकानंद की उस दिन ख्याति हुई, स्वाभाविक उनकी बहुत बड़ी ख्याति हुई, अमेरिका के एक एक प्रांत में उनका परिचय हो गया, पश्चिम के बड़े जगत में उनका परिचय हो गया, भारतीय संस्कृति का परिचय हो गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि जो भारत को एक साफ सपेरों के देश के तौर पर पश्चिम देखता था, एक गुलाम राष्ट्र के तौर पर पश्चिम देखता था, अब पश्चिम भारत को ऐसे देख रहा है कि भाई अगर ऐसे विवेकानंद भारत में हैं तो ये भारत तो कुछ अद्भुत है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका Vox.com पे पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में और आप राज़ी हुए कि आप अपनी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, स्वामी जी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आज हमारा जो संवाद है वो निखिल यादव जी से है। निखिल यादव जी JNU से स्कॉलर हैं, इन्होंने PhD की शिक्षा की है JNU से, विवेकानंद सेंटर में रहते हैं आप, और आपने स्वामी जी के ऊपर 3 पुस्तक लिखी हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है इनकी अमृत काल में स्वामी विवेकानंद का महत्व। तो आज हम निखिल जी के साथ उनकी इन 3 पुस्तकों के बारे में बात करना चाहेंगे और स्वामी जी के बारे में भी कुछ और जानना चाहेंगे कि आज भी स्वामी जी की प्रासंगिकता क्या है और हमारे यूथ के लिए, हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए स्वामी जी क्या मायने रखते हैं। हम सबसे अधिक ये जानना चाहेंगे और आपका रिसर्च क्या कहता है स्वामी जी के बारे में और आपकी क्या विचारधारा है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा होगी। तो हम निखिल जी का स्वागत करते हैं। निखिल जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। जैसे आपने मेरा परिचय करवाया कि मैं तो एक विद्यार्थी जीवन में ही हूँ स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटी सी जगह है नारनौल तहसील, वहाँ पे हुआ और फिर बाद में मैं पंचकुला गया, मेरे पिताजी की वहाँ पे सरकारी जॉब थी। उसके बाद मैं 12वीं के उपरांत मेरा दिल्ली में आने हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया हिस्ट्री में और PhD के लिए मैं JNU गया, सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस मेरा विषय रहा PhD में। और उसी के दौरान ही मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी इस संगठन से मेरा परिचय हुआ और 2016 से जब मैं अपनी सेकेंड ईयर में था कॉलेज की अंडर ग्रेजुएशन के, तब से ही मैं उस संस्था के एक सेंटर है हमारा चाणक्यपुरी में, वहाँ पे उसी कार्यालय में मेरा निवास रहा। और उत्तर भारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के अलग अलग उपक्रम, कार्यक्रम ये चलाने का मेरे पास दायित्व है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी पहली पुस्तक जो है अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। तो सबसे पहले तो कुछ हमें इसका बैकग्राउंड बताइए कि ये पुस्तक कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई थी और ये अमृत काल से क्या आइडिया आया कि उसमें क्या प्रासंगिकता रहेगी। कुछ थोड़ा सा उस पुस्तक के बारे में बताइए। जब मैंने कॉलेज कैंपसेस में स्वामी विवेकानंद के ऊपर व्याख्यान देना शुरू किया तो मेरे शुभ चिंतकों ने मुझे कहा कि जो आप बोलते हैं वो अगर एक पुस्तक के फॉर्म में आप लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा, सोर्सेज और रेफरेंसेस के साथ आप लेके आएंगे। फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, तब तक मुझे नहीं लगा था। लेकिन 2020 में स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे आर्टिकल्स स्वामी विवेकानंद के ऊपर काफ़ी लोगों ने लिखे जो मेरे पास भेजे गए, क्या ये सही है क्या, और उनमें बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन थी। और ये सारे आर्टिकल्स प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स और पोर्टल्स के ऊपर अभी भी हैं। उसको मैंने हटवाए, जो हमारे मित्र थे कॉल कर करके कि भैया इसको हटाओ, ये सही नहीं है, दूर दूर तक सही नहीं है, ये एक मजाक है और कुछ नहीं है। जैसे एक छोटा सा ही मैं एक मजाक आपको बताऊं कि भाई स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके जीरो के ऊपर एक स्पीच दी थी। ऐसा भाषण स्वामी विवेकानंद ने कभी दिया नहीं है जीरो वगैरह पे। उसके ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल्स हैं। तो ये आया कैसे? कहीं हम कहते हैं ना कि झूठ को अगर एक समय तक ना दबा दिया जाए तो बार बार झूठ बोला जब जाता है तो कुछ समय बाद उसी को ही सच मान लिया जाता है। तो वो ऐसा एक झूठ था। उससे बहुत ज्यादा मैं बैकग्राउंड में नहीं गया, लेकिन ऐसा जब मैंने सर्च किया, क्या मैं एक शिकागो के ऊपर स्वामी विवेकानंद के लिए एक आर्टिकल लिख रहा था, 11 सितंबर का समय आने वाला था, तो उसके मैं इंट्रोडक्शन जब लिख रहा था तो तब मैंने उसमें ऐसा एक रखा कि बहुत सारी ऐसे धारणाएं हैं कि स्वामी जी ने शिकागो में गए थे, जीरो की स्पीच देने गए थे
तो मैंने उसको रेफरेंस देने के लिए मैंने सोचा किसी जगह पे ढूंढता हूँ, कुछ रेफरेंस मिलेंगे अभी भी ऑनलाइन। तब मैंने देखा तो बड़े बड़े पोर्टल्स के ऊपर ऐसे गलत आर्टिकल्स थे, कुछ मैंने हटाए, कुछ अभी वहां पर हैं, वो होता है हटे नहीं। तो वहां पे फिर मुझे ये थोड़ी प्रेरणा और मिली कि भाई राइट कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो यही सब चलता रहेगा। तो तब ये दायित्व एक तरह से मेरे कंधों के ऊपर आया, और इसको अच्छे से काम करने के लिए देखिए स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि 9 वॉल्यूम्स में है। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको सब समझ आ जाता है, उसके बाहर और अंदर सब समझ आ जाएगा। हाँ, उसके अतिरिक्त अगर आपको देखना है तो द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, वो आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। शैलेंद्र नाथ धर जी द्वारा लिखित 3 वॉल्यूम्स में द कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ सकते हैं। स्वामी निखिलानंद जी द्वारा लिखी हुई स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। रोमा रोलैंड द्वारा लिखी स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। ये तो सारी उसको पूर्ण करने के लिए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। या फिर हम लोग देखें क्या, एक बुक आई कि स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट द न्यू डिस्कवरीज, तो वो भी 6 वॉल्यूम में है, कोई पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप 9 वॉल्यूम पढ़ लेते हैं और कोई अच्छी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, इवन स्वामी निखिलानंद जी द्वारा लिखी जो बायोग्राफी वो पढ़ लेते हैं, तो आपको एक बड़ी क्लैरिटी स्वामी विवेकानंद के बारे में आ जाती है। तो फिर मैंने ये पुस्तकें दर पढ़ना शुरू किया 2020 और 21 में, और फिर कुछ लिखना शुरू किया। तो उसमें से ये एक बुकलेट आई है कि अमृतकाल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। हम थोड़ा आगे बढ़े, इससे पहले जो है स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात हो और उनकी स्पीच की बात ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक और जो युवा दर्शक हैं वो भी इस बात को एक बार को समझें कि जो स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच था 1893 में, मतलब वैसे तो वो एक नहीं थी, वो 5-6 थी स्पीचेस थी, लेकिन उसमें से जो एक मेन स्पीच थी जहाँ उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से शुरू किया था, तो ये इसने स्वामी विवेकानंद जी का तो जीवन बदला ही, और जो ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का जो मठ जो उस टाइम पे बन रहा था, मतलब बना तो नहीं था लेकिन बन रहा था, उसके लिए तो एक चेंज था ही। लेकिन ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात थी, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा समझाइए। एक लंबे समय की गुलामी के बाद वो भारत, जिसको यही नहीं पता था कि भाई इतनी छोटी संख्या में ब्रिटिशर्स हमारे सामने हैं और वो हमारे ऊपर वर्षों से राज कर रहे हैं, उनको हम लोग बाहर कैसे फेंके। जिस भारत को ये लग रहा था क्या जो सब कुछ चल रहा है वो ठीक है, ऐसे भारत को वापस जगाने का कार्य स्वामी विवेकानंद के कंधों के ऊपर था। तो स्वामी जी को ये लगा कि भाई अगर मैं भारत का जो एंशिएंट विजडम है, वेद उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता महाभारत रामायण पुराण, ये अगर मैं पश्चिम के सामने लेके जाऊंगा, उनको ये कन्विक्शन थी कि अगर मैं ये पश्चिम के सामने लेके जाऊंगा, वेस्ट के सामने लेके जाऊंगा, तो वेस्ट को ये लगेगा कि भाई भारत में कुछ बात है। ये उनकी कन्विक्शन थी, अभी तक हुआ नहीं था, ये कन्विक्शन थी। कन्विक्शन कैसे पैदा होती है? स्वामी विवेकानंद के जीवन में 3 बड़ी विशेषताएं रही। पहली विशेषता उनकी इंग्लिश और संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर अद्भुत पकड़। भारतीय संस्कृति के सारे दर्शन और जो अभी जिन मैंने शास्त्रों की बात करी, वो सारे लिटरेचर उन्होंने अच्छे से कंठस्थ किए हुए थे, पढ़े हुए थे, समझे हुए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का आध्यात्मिक आशीर्वाद उनके ऊपर, और पूरा भारत का भ्रमण करके भारत के ऊपर उनकी कन्विक्शन, ये 3 चीजों के बाद उनको ये लगा कि भाई मैं अगर वेस्ट के सामने जाऊंगा और भारत की बात करूंगा तो पश्चिम को ये लगेगा कि हाँ भारत में कुछ बात है। पश्चिम को लगेगा तो भारत में जो सुर है उसको ये लगेगा कि हाँ भारत में कुछ बात है। क्योंकि जब तक पश्चिम नहीं बोलेगा तब तक भारत के अंदर एक ऐसी, हम लोग कहेंगे दास्ता की एक मानसिकता हमारी आ गई थी कि हमें ये नहीं लग रहा था हम वापस खड़े कैसे होंगे। ये कार्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद वहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में गए थे। 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस वहां पे पहले से रहते थे। तो उस घटना को 1892 उस घटना को 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स बुलाया गया था। और वहां पर भारत का ये युवा हिंदू सन्यासी जाता है
और मात्र अपने 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से सोए हुए भारत को जगा देता है। वो स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई स्वामी विवेकानंद की उस दिन ख्याति हुई, स्वाभाविक है उनकी बहुत बड़ी ख्याति हुई, अमेरिका के एक एक प्रांत में उनका परिचय हो गया, पश्चिम के बड़े जगत में उनका परिचय हो गया, भारतीय संस्कृति का परिचय हो गया, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि जो भारत को एक साफ सपेरों के देश के तौर पर पश्चिम देखता था, एक गुलाम राष्ट्र के तौर पर पश्चिम देखता था, अब पश्चिम भारत को ऐसे देख रहा है कि भाई अगर ऐसे विवेकानंद भारत में हैं तो ये भारत तो कुछ अद्भुत है, भारत में तो कुछ बात है। तो ये नरेटिव एक स्पीच और मात्र 5 शब्दों में इस युवा हिंदू सन्यासी ने समाप्त कर दिया। अच्छा, ये जो 5 शब्द थे, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये स्वामी जी के मतलब अपने आप ऐसे ही कॉन्शियस अनकॉन्शियसली निकल आए थे या उन्होंने सोच के बोला था, मतलब इसके बारे में कोई विचारधारा है? और इन शब्दों ने इतना वेस्ट की जनता को क्यों हिलाया? देखिए, शब्दों के पीछे तो भारतीय दर्शन की परंपरा दिखती है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रचारक थे। वेदांत जो कभी भी 2 व्यक्तियों में कोई भेद नहीं देखता, वो कहता है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। जो आध्यात्मिक चेतना मेरे अंदर है वही सर्वत्र है। ये काला गोरा, लड़का लड़की, जेंडर, ये कोई भी भेद, किसी भी प्रकार का भेद, ये क्षेत्र का भेद, किसी भी प्रकार का भेद वेदांत नहीं देखता। वो तो सब में एक ही दिव्यत्व चेतना को समाहित करता है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ उसको बोलने वाले प्रचारक नहीं थे, उसको जीने वाले प्रचारक थे। इसीलिए जिस अमेरिका में उन्होंने स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को मुंबई से निकलते हैं और पूरा प्रवास करते हुए, उस समय 2 महीने उनको लगा अमेरिका पहुंचने में। अपने 2 महीने की अमेरिका यात्रा के बाद जो आने वाला 1.5 महीना था वो उनके लिए अत्यंत कठिन था। एकदम से जलवायु परिवर्तन का बदलना, एकदम से नई बोली, नई भाषा, नए लोग, नए विचार, और भारत की स्थिति को देखते हुए कोई उनको कहता था यू इंडियन, कोई कहता था यू ब्लैक। ऐसी सारी परिस्थिति, मतलब रंग भेद का भी सामना कर रहा है, भोजन की भी कमी है, पैसा भी नहीं है, ये सारी परेशानियों का सामना करते हुए भी वो युवा हिंदू सन्यासी जब वो शिकागो के स्टेज पर पहुंचता है, और वो बाद में अपने एक पत्र में जो उन्होंने आलासिंगा पेरुमल को लिखा हुआ है 2 नवंबर 1893 को, जो उनके मद्रास एक शिष्य रहे, उस पत्र में वो इस भाषण का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं क्या, बार बार मेरा नाम लिया जा रहा था, विवेकानंद विवेकानंद, मैं डर रहा था, और देवी सरस्वती, माँ सरस्वती का नाम लेकर जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूं और मेरे मात्र 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलता हूं, मेरे अमेरिका वासी प्रिय बहनों और भाइयों, तो सामने बैठे हुए 7000 लोग तालियां बजाते हैं। अब ये विषय है कि तालियां क्यों बजी, ऐसा क्या बात थी? एक तो ऐसा स्टेज मिलने के लिए अगर मेरे और आप जैसे किसी साधारण व्यक्ति को स्टेज मिलता तो हम लोग जाके क्या करते? अमेरिका की सारी गलतियां गिनाते हुए खुंदक निकालते क्या भाई तुम्हारा देश ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन अपने हृदय में जो वेदांत का जो सार अपने हृदय में लेके श्रीमद् भगवद गीता का, उपनिषद का जो विचार स्वामी विवेकानंद के हृदय में था, उन्होंने तो वही उनके हृदय से निकला। पश्चिम के उस स्टेज पे जब हर पंथ उस स्टेज पे जहां पर ताओ, कन्फ्यूशनिज्म, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, इस्लाम, जुडाइज्म, सारे प्रकार के पंथ जो जिस स्टेज पर खड़े थे, विश्व के सबसे समझदार 7000 लोग सामने बैठे हैं, वहां पर सब अपने पंथ की जो ख्याति बोल रहे हैं कि मेरा पंथ तो ये है, मैं पंथ तो ये कर देगा। वहां पर ये भारत का युवा हिंदू सन्यासी पहुंचता है और बताता है वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो ये लोगों को लगा यार यहाँ तो टॉलरेट करने की बात नहीं हो रही। हमारे देश में थोड़े दिनों पहले टॉलरेट करो ये तमाशा शुरू हुआ था। हाँ, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद इंटॉलरेंस के चक्कर में नहीं पड़े,
बोले एक्सेप्ट करो, टॉलरेट कब तक करोगे? जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं है दूसरे थॉट का, टॉलरेट कब तक करोगे? ये तो ऐसा होगा कि भैया आप एक डब्बे में किसी को बंद कर रहे हो, कब तक बंद करके रखोगे? क्या भैया आग को आप एक डब्बे में बंद करोगे, अरे धुआं तो निकलेगा ना। जब तक आपका एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आएगा, जब तक आपका ओनली माय गॉड, ओनली माय बुक, ओनली माय फेथ, ओनली माय वे, जब तक ये चलता रहेगा माय माय माय, तब तक ये होगा नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारी संस्कृति ऐसी है जो सबको सिर्फ टॉलरेट तो बहुत दूर की बात एक्सेप्ट करती है। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये मैं शब्दों में नहीं बता रहा, फिर वो एक करके बताते हैं कि ज़ोरास्ट्रियंस को जब पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिली, हमें यहाँ पे, ज्यूज को जब, यहूदियों को जब कहीं जगह नहीं मिली, हमारे देश में हमने जगह। हमारे देश में हर प्रकार का पंथ आज भी जीवित है। ये भाव जब पश्चिम में, और स्वामी विवेकानंद की ब्रह्मचर्य की वो आध्यात्मिक ताकत जो उन्होंने पश्चिम के जगत में प्रकट करी उस शिकागो की स्पीच में, तो फिर पश्चिम को लगा भाई ये कौन व्यक्ति आ गया, इसका आकर्षण शब्दों से बड़ा है, इसका जीवन शब्दों से बड़ा है। तो फिर स्वामी विवेकानंद का वहां से उदय होता है। और भारत, जिसको ये लग रहा था क्या आने वाले समय में मुझे तो ये ब्रिटिशर से लड़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ऐसी एक दास्ता की मानसिकता से वो गुजर रहा था, उसको एक ऐसा एक भरे अंधेरे में एक उजाले की चिंगारी दिखती है। वो है विवेकानंद, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी विवेकानंद। इसमें क्या ये भी है कि अमेरिका में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने की प्रथा भी नहीं थी, और मुझे लगता है अमेरिका के पूरे वेस्ट में जहाँ से भी जितने लोग आए थे उनमें प्रथा ही नहीं थी भाई और बहन कहने की, और लेडीज एंड जेंटलमैन कह के ही संबोधित किया जाता था। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से भी कोई असर था ये। लेकिन ऐसे ही बताया जाता है कि और भी स्वामी विवेकानंद से पहले भी कुछ लोगों ने स्पीच दिया था भारत से भी। उस समय तो श्रीलंका भी भारत का ही भाग था। धर्मपाल गए थे जो बुद्धिज्म को के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। हाँ, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी मेंबर मुंबई से गए थे। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोग भारत से गए थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का, इसको मतलब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो नेताजी कहते हैं क्या, होठों से बोलोगे तो बात होठों तक जाएगी, गले से बोलोगे तो बात गले तक जाएगी, लेकिन हृदय से बोलोगे तो बात हृदय तक जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका हृदय से बोला था तो बात हृदय तक पहुंची। ये तो बात हो गई उनकी स्पीच की। इस स्पीच के बाद भारत की क्या दशा बदली? जैसे मैंने आपको बताया, क्या भारत, जिसको ये नहीं लग रहा था कि भाई मुझे आगे करना क्या है, उस भारत को जब अमेरिका से न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ने को मिल रहा है कि भाई तुम्हारे यहाँ का एक गेरुआ वस्त्र पहनने वाला एक हिंदू सन्यासी, उसका इतना बड़ा नाम हो गया अमेरिका में, और वो सिर्फ कोई व्यक्तिगत ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा, क्या यार कोई ब्रांड बेचने गया था, वो तो ब्रांड इंडिया के प्रचारक थे, वो तो ब्रांड भारत के प्रचारक थे। क्या भारत का प्रचार इतना अमेरिका में। और जो बाद में स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल्स लिखते हैं कि सिस्टर क्रिस्टियन लिखती है कि मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट्स ओनली टू लर्न श्रीमद् भगवद गीता, ओनली टू लर्न द उपनिषद्स, द पुराणास एंड द वेदास। क्या भाई सिर्फ वेद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए लोग $2700 खर्चने को तैयार हैं? इतनी ख्याति हो गई हमारे भारत के विचार की। और उनकी चिंगारी जब भारत में पहुंची तो भारत में जो स्वाधीनता का जो आंदोलन 1857 में जो चिंगारी उठी थी, उसको वापस खड़े करने का काम फिर स्वामी विवेकानंद ने की स्पीच करती है। ये तब हो रहा है 1893 जी, जब भारत तब भी गुलाम है, पराधीन है, अंग्रेजों का राज चल रहा है। लेकिन यहाँ तो अंग्रेज हमें दबा रहे हैं और वहाँ अंग्रेज जो है स्वामी जी के पैर छू रहे हैं। यस यस, वही अमेरिका, बिल्कुल वही बिल्कुल बिल्कुल उसी समय बिल्कुल। तो ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट क्रिएट करता है कि आप एक जिस देश को गुलाम बना के बैठे हैं, उसी देश के व्यक्ति को एक यंग, मतलब स्वामी जी की तो आयु उस समय बहुत कम थी। हाँ, 29-30 साल की उम्र की थी। 30 साल जी जी, पूरे हुए भी नहीं थे मुझे, और उनके आगे लोग नतमस्तक है ना। कोई 50-60 साल का, 70 साल का होता तो मानते भी कि चलो इस
व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा। 30 साल में बिल्कुल मतलब वही जगत गुरु शंकराचार्य वाली बात आ जाती है कि मतलब ऐसे मेधावी हैं कि 30 साल में सब कुछ पढ़ के सब कुछ पढ़ लिया और दुनिया आपके पैरों पे पड़ गई, और वो दुनिया जो आप ही के देश में आके आपको बिल्कुल तो ये अपने आप में एक विरोधाभास भी है, और ये भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने का भी बहुत बड़ा कार्य है कि हाँ, हमारे देश में ऐसा ज्ञान है जो दुनिया को हिला सकता है, जो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। बिल्कुल देने की आवश्यकता है, यस, जिसमें हम पीछे रह गए। अब हम आपकी पुस्तक की बात करते हैं, पहली पुस्तक की बात करते हैं, अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। तो सबसे पहले तो ये पुस्तक आप जब बता रहे थे कि आपने कोविड के समय में लिखी, तो उस समय में अमृत काल पब्लिक डोमेन में इतना नहीं मतलब चर्चा में आया था। तो जब आप उस समय इस पुस्तक को लिख रहे थे, तब क्या सोच रहे थे कि मतलब कि कैसे अमृत काल में स्वामी की विचारधारा, स्वामी जी की जो है वो प्रासंगिकता रहेगी उसकी, और उन्होंने जो जागृत भारत की परिकल्पना की थी, उसको आपने इसमें पुस्तक में कैसे सजोया है? देखिए, वैसे तो 1947 में कोई भारत का उदय तो नहीं हुआ था, तो चिर पुरातन नित्य नूतन राष्ट्र है जो वर्षों से जिसका प्रवाह चलता आ रहा है। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से जरूर ये राष्ट्र 1947 में निकला था। उसको आज की हम दृष्टि में देखें, जिसको हम अमृतकाल उस समय कह रहे थे, आज से कुछ 4-5 साल पहले, क्या 75 वर्ष राष्ट्र की आजादी को पूर्ण हुए हैं। भारत ने उस 75 वर्ष में बहुत कुछ पाया, बहुत आगे गया राष्ट्र। हम देश की 5 बड़ी इकोनॉमीज में हैं, हमारा रेल और रोड नेटवर्क टॉप 5 में रहता है। हम वो राष्ट्र हैं जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। हम वो राष्ट्र हैं जो सबसे ज्यादा बड़ी मूवी प्रोडक्शन का काम करता है। अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो हम टॉप 10 में रहते हैं। अगर हम लैंड की बात करें, हम टॉप 10 में हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, हम टॉप 10 में हैं। हम अगर स्पेस मिशन की बात करें तो हम पहले हैं जो मेड इन अटेम्प्ट में मार्स में पहुंची। हम ऐसे टॉप 5 में हैं जो मार्स में पहुंची। तो भारत ने अक्रॉस फील्ड्स बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ पाना बाकी है। भारत अपनी ऐसी स्थिति में आज खड़ा है जहां से आने वाले उसके 15, 20, 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति, आप एक व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखेंगे, जब एक व्यक्ति ग्रो करता है, जब हम लोग उम्र भी बताते हैं कि जब वो अपने 12वीं क्लियर कर लेता है, ग्रेजुएशन में होता है, तो जो वो 30-35 तक जो वो करने वाला है, उसी का ही फाउंडेशन का ही वो पूरे जीवन भर उसका कोर बन के वो रहेगा। वो उस समय अपने आप को गिरा भी सकता है, अपने आप को उठा भी सकता है। भारत उस स्थिति में है। दूसरा, जब भारत राइज करता है या कोई इंडिविजुअल राइज करता है तो किसी को पसंद नहीं आता। तो ये निर्भीक निडर राष्ट्र अब किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आप भारत को बुरा बोल सकते हैं, भारत को अच्छा बोल सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी पोजीशन से भारत अब बहुत आगे पहुंच चुका है। यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, यू कैन नॉट इग्नोर मी। ये सिचुएशन है आज हमारी भारत की। ऐसे कालखंड में राष्ट्र की जब इतनी बड़ी जनसंख्या, जब हम कहते हैं युवा है, वो किस व्यक्तित्व के सामने ऐसा देखे कि भाई इस व्यक्तित्व को देख के हम लोग आगे चल सके। अभी हल्के इन्फ्लुएंसर्स या हल्के व्यक्ति को देख के अगर हम अपने जीवन का आदर्श लेके चलेंगे तो वो बार बार बदलते रहेंगे। वो मोटिवेशन की तरह हो जाएगा, सुबह आया शाम को गया, शाम को आया सुबह गया। एक व्यक्ति जिसके शब्द नहीं, जिसका जीवन शब्दों से ज्यादा निर्भीक है। शब्द तो मैं भी बड़े निर्भीक बोल सकता हूं आपको, जीवन ऐसा जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्द तो निर्भीक थे ही, उनका जीवन उससे भी ज्यादा निर्भीक था। ऐसा एक व्यक्ति दिखता है जिसका मनसा वाचा कर्म तीनों एक लाइन में दिखते हैं, वे हैं स्वामी विवेकानंद। और हम देखते हैं जितने भी स्टॉलवर्ड्स रहे, आप लाइन में ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके एपीजे अब्दुल कलाम जी तक। और अभी मैं आपसे पीछे भी संवाद कर रहा था, आज भी जब वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनी है और उनके चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आए हैं और
शुभेंदु अधिकारी जी जिनसे मिल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की कोलंबो टू अल्मोड़ा सबको वो गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। भारतीय व्याख्यान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यही पुस्तक मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि 15 वर्ष की उम्र में मुझे कोई जीवन की आगे की कोई संकल्पना दिख नहीं रही थी, एक अंधेरा छा गया था। स्वामी विवेकानंद की बुक मुझे पड़ोस से मिलती है और मेरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये वही बुक थी, कोलंबो भारतीय व्याख्यान। तो वहां से लेके आज तक उस व्यक्ति का इतना प्रभाव आज हमें सामने दिखता है। अमेरिका में स्वामी जी का प्रभाव एक बात थी, अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट भारत में आता है, स्वामी विवेकानंद की बात किए बिना अपना भाषण पूरा नहीं करता। वो ताकत उस निर्भीक निडरनेस है। इसके कुछ रेफरेंसेस अगर आप दें, जो आप व्यक्तित्व की बात करें, मतलब वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे कि देखा जाए, मतलब हम जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति थे जो एक समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को मानते नहीं थे, वो उनकी अध्यात्म को समझते नहीं थे और वो एकदम क्लियर प्रश्न भी पूछते थे। तो वो इतने ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं नास्तिक थे उस समय में, या वो इतने मतलब विचारों से क्लियर थे कि मैं अध्यात्म की तरफ नहीं जाऊंगा। और वही व्यक्ति जब अध्यात्म में आता है, उन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी को मानते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं, तो वो उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जहां अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। तो जो आपने व्यक्तित्व की बात कही, तो व्यक्तित्व वहां से दिखाई देता है। फिर जो शिकागो का आपने बताया डेढ़ महीना, वो मुझे लगता है कि शायद सब इतना डिटेल में नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा अगर आप बताएंगे तो शायद पता चलेगा कि वो 1.5 महीना काटना कितना मुश्किल था और उन्होंने कैसे काटा। फिर उससे पहले जो आप कह रहे थे कि उन्होंने जो है ये वेद पुराण जो है ये सब पढ़े थे, तो मुझे लगता है ये वही समय था जब वो सब एक मठ में श्री रामकृष्ण जी के देह अवसान के बाद जब सारे 15 भाई वहाँ बैठे थे और उनका एक ही उद्देश्य था कि हमको इसे घोल के पीना है, और तभी उन्होंने बैठ के पढ़ा होगा। वो भी समय बहुत मुश्किल था, मैंने सुना है कि एक ही कमीज हुआ करती थी। तो ये व्यक्तित्व है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कि क्या व्यक्तित्व है जो लोग जिसे देख के लोग प्रभावित होते हैं कि सिर्फ विचार नहीं, व्यक्तित्व ये होता है क्या? देखिए, नरेंद्रनाथ दत्त, द फ्यूचर स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन जब हम लोग देखते हैं तो वो ऐसा है कि व्यक्ति जो घुड़सवारी कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जिम्नेजियम में जा रहा है, वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न साइंस, इंडियन साइंस, वेस्टर्न हिस्ट्री, इंडियन साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इसको पढ़ रहा है। ह्यूम, स्पेंसर, डार्विन, कांट, मिल, लॉक, कॉम्टे, प्लेटो, इन सबको पढ़ के छोड़ दिया है, ब्रह्मो समाज में जाता है। लेकिन जब हम विवेकानंद की बात करते हैं तो देखिए, जो मान ले वो विवेकानंद कैसा, वो तो अनुभूति वाला व्यक्ति है। आप उसकी वाहवाही कर देंगे, तारीफ कर देंगे, तो उनको स्वामी विवेकानंद, मतलब उस समय के नरेंद्रनाथ दत्त को ये लग रहा था कि ये भगवान वगैरह है या नहीं है। इवन वो देवेंद्रनाथ टैगोर से मिले, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर से, तो उन्होंने कहा, ओ माय बॉय, यू हैव द योगीज आई, तुम जरूर भगवान को देख लो। तो पागल बनाता है, क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद कैसा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके वो सारे प्रश्नों का प्रत्यक्ष जवाब था। एक युवा अवस्था में जब कोई व्यक्ति जवाब मांगता है तो वो सिर्फ मात्र शब्दों में नहीं देखता, वो जीवन में भी देखना चाहता है। वो हवाई एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखना चाहता, वहां देख लो, ये कर लो, वो पढ़ लो, ये जान लो, वैसे देख लो, वो सामने देखना चाहता है होता है क्या। और जब वो अपने जैसे एग्जाम्पल्स देखना शुरू कर देता है, वो उस कार्य में उतर जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जो नरेंद्रनाथ दत्त से जो स्वामी विवेकानंद का जो ट्रांजिशन था, वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन देख के हुआ। और वहां से, जैसे अभी आपने कहा, क्या श्री रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि के उपरांत जो बरानगर मठ में सारे गुरु भाइयों का, ये 16 गुरु भाई थे सारे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के 16 सन्यासी शिष्य, जिसमें स्वामी तुरायानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी अभयानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी योगानंद, ऐसे 16 एक से एक स्टॉलवर्ड गुरु भाई। स्वामी रामकृष्णानंद,
उन लोगों ने, जैसे आपने कहा, क्या घोट के पी लिया, क्या जूता सीलने से लेके उपनिषद के ज्ञान तक सारी ट्रेनिंग उन्होंने वहां पर अपनी करी। इसको हम लोग कहते हैं कि मनुष्य निर्माण की प्रोसेस। और वो लग्जरी में नहीं, वो लग्जरी, बिल्कुल कोई लग्जरी नहीं थी वहां पे, कोई स्रोत नहीं था, आय का कुछ नहीं था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे कर इम्पोर्टेंट रहे थे इच्छा से कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ दैवी शक्ति है, कुछ परिवर्तन लाना है। और उसके बाद अब जब स्वामी विवेकानंद ये तय कर लेते हैं 25 वर्ष की उम्र में कि भाई अब मेरे को पैदल पैदल भारत भ्रमण पे निकलना है, तब सबसे बड़ी ताकत उनके पास क्या रहती है? वो सिर्फ भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार चल रहे हैं, जो उनको सबसे अलग बनाती है। वो किसी गूगल के निर्देश से नहीं चल रहे थे कि गूगल बताएगा वहां जाके रूम बुक कर लेंगे, वहां से आगे चलेंगे इतना किलोमीटर, ये ना ना ना, ये भगवान है, ये मुझे भोजन देगा, ये मुझे जहां ठहराएगा वहां ठहरूंगा, ये जैसे मुझे गाड़ी देगा, घोड़ा गाड़ी देगा, पैदल चलाएगा या ट्रेन का सहारा लेके आगे चलाएगा, जैसे मुझे आगे चलाएगा मैं वैसे चलूंगा। ये ताकत 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद के पास थी। और भारत का पूरा भ्रमण करके, जैसे आपने कहा, जब अमेरिका में वो गए, कठिन उनके लिए ये हुआ क्या, कुछ पैसे वो लेके गए थे। राजा अजीत सिंह, मैसूर के राजा, उनके शिष्य आला सिंह पेरुमल, इन सब ने कुछ पैसे उनको इकट्ठे करके दिए थे, वो पैसे लेके गए थे। भारतीय होने के कारण लोग उनको ये सोचते थे कि भैया इनको जितने जल्दी लूट लेंगे, जितने पैसे निकलवा ले उतना अच्छा है, क्योंकि ये अमेरिकन तो है नहीं, ये बहुत समझदार होगा। तो स्वामी विवेकानंद का पैसा बहुत जल्दी खत्म हो गया वहां जाकर, जो कुछ वो लेके गए थे। और ऊपर से जो ये सारे चैलेंजेस मैंने आपको बताया, रंग भेद का सामना, और ये सब उनको करना पड़ रहा है। इससे बड़ा चैलेंज ये आया कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन्स में अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो उनको किसी ना किसी संस्था का, किसी ना किसी पंथ का रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद को ऐसा ऑफिशियल कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं। तब जाके वो दर बर दर घूमते रहे। उनको ये लग रहा था कि शायद से मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, इवन में मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये सारी ऐसी परिस्थितियों में फिर वो एक पत्र में लिखते हैं अपने शिष्यों को, अपने गुरु भाइयों को, वो मुझे निर्देश दे रहा है, होगा, मैं तो उसका काम कर रहा हूं, वो जब तक मुझे निर्देश देगा तब तक मैं ये काम करूंगा। ये तो उसका काम है, मेरा काम नहीं है, पर्सनल काम नहीं है। देखिए, कोई शिकागो नहीं हुआ, एक व्यक्ति निकलता है 25 वर्ष की उम्र में अपने घर से, पूरा भारत का भ्रमण करता है 5 वर्षों में, उसके बाद अमेरिका चला जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई सक्सेस नहीं मिल रहा। हम लोग 5 दिन अगर कुछ कर ले, 5 महीने कुछ कर ले, तो हमको लगे कि भैया सक्सेस नहीं मिला तो कुछ और नया शुरू कर देते हैं। 5 वर्ष तक उस व्यक्ति को अभी कुछ सम्मान तो दूर की बात, तिरस्कार मिल रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि वो निर्देश कर रहा है, मैं तो उसके हिसाब से चल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, वो करवा रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं नहीं हूं जो कर रहा है। और फिर ये सारी चीजों के बीच में वो कहते हैं, अगर ये भूख और ठंड से मैं मर भी जाऊं, फिर भी तुम ये श्री राम कृष्ण परमहंस जी का शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द ह्यूमन एज शिव, इस कार्य को निरंतरता से करते रहना। ये मन स्वामी विवेकानंद का उस समय, जो उनको ये सारे पृथ्वी जगत से अलग बनाता है। तो यही जो व्यक्तित्व आपकी बात कह रहे थे, कि यही वो व्यक्तित्व है जिससे व्यक्ति इम्प्रेस होता है, केवल विचारों से नहीं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही ऐसे गया है। वो तो जब ख्याति मिली उसके बाद का समय बात की बात है, लेकिन फिर भी वो लग्जरी में तो तब भी नहीं आए थे, लग्जरी में नहीं आए थे, लोगों की बात है अलग है। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या झेला, मुझे लगता है कि उस आयु तक, 30 वर्ष की आयु तक इस तरीके से जेल के जीवन को चलाना किसी के लिए आसान बात नहीं, और कोई साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता जब तक कोई दिव्य आत्मा ना हो। अच्छा, इसी पुस्तक में आपने प्लेग मैनिफेस्टो की बात की है, तो ये क्या प्लेग मैनिफेस्टो है और उसमें वो क्या चिट्ठी में लिखते हैं और वो क्या उसमें निर्देश देते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वही जो बात आ जाएगी कि शब्द तो ठीक है, प्रत्यक्ष कृति क्या है। जब स्वामी विवेकानंद के सामने भारत के प्रति चुनौतियों का समाधान की जब बात आती थी,
तो उनके अंदर एक कहते हैं ना कि एक गेरुआ वस्त्र पहना हुआ एक निडर सन्यासी, वो कहता था यार अपने आप को झोंक दो। वो कहते थे ये जो गेरुआ वस्त्र है, द गेरुआ रोब इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज अ बैनर ऑफ हेरोइक वर्क। कि ये कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना हुआ, ये तो हेरोइक वर्क करने के लिए है। और ऐसी अमेरिका की चकाचौंध में भी वो अपने गुरु भाइयों को कह रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं स्वामी अखंडानंद को कि तुम जाओ खेतड़ी पहुंचो, राजस्थान पहुंचो, वहां पर स्कूल शुरू करो। स्वामी विवेकानंद को ये लग रहा था कि भाई जितना भी अमेरिका इतना आगे चला गया उसका एक ही कारण है, वेस्टर्न कंट्रीज इतनी आगे चली गई, उसका है कि एजुकेशन वहां पर बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन को ब्रॉडकास्ट कर दो। और ये कार्य वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सन्यासी करेंगे। और जब स्वामी विवेकानंद भारत वापस आते हैं, अपना पूरा प्रवास शुरू करते हैं, उसके बाद स्वामी विवेकानंद कुछ समय तक अस्वस्थ हो जाते हैं। उनको बताया जाता है कि आप कलकत्ता से दार्जिलिंग चले जाइए। ये मैं 1898 की बात कर रहा हूं। वो दार्जिलिंग में होते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जो रामकृष्ण मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, जिनके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे अपने कंफ्यूजन के डेज में, स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी विवेकानंद को लिखते हैं कि स्वामी जी आप कुछ समय और वहां पे रहिए, आप कलकत्ता वापसी मत करिए, यहां पर प्लेग महामारी छा गई। प्लेग महामारी हमने कोविड महामारी देखी है, प्लेग महामारी आप समझिए उससे 10 गुना खराब। बिल्कुल त्राही त्राही मौतों की लाश, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहें क्या भाई मच्छर मक्खी गिरे हुए हैं, ऐसे लोगों का थे। और पूरी सरकारी मिशनरी उसके खिलाफ लगी हुई थी कि ये सारा काम होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सत्ता थी। स्वामी विवेकानंद को जैसे ये जानकारी मिलती है और वो कहते हैं कि नहीं आप मत आइए, आप अस्वस्थ हैं, स्वामी विवेकानंद अगले दिन ही कलकत्ता शहर पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट डे। और फिर वो सारा कार्य शुरू करते हैं। वो सबसे पहले एक पत्र लिखते हैं, उसका टाइटल होता है प्लेग मैनिफेस्टो, क्योंकि त्राही त्राही हो रखी है। कोविड आया था तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि सरकार की इतनी सारी गाइडलाइंस आती थी, इतना व्हाट्सएप मैसेज आते थे, इतने सारे न्यूज़पेपर में मैसेजेस आते थे, इतने सारे वीडियोस आते थे, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे आगे बढ़ना है। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो स्वामी विवेकानंद उस पत्र में लिखते हैं, उस प्लेग मैनिफेस्टो में, उसको बाद में बंगाली और हिंदी में भी छपवाया गया और सारे लोगों तक, सारे रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों ने घर घर तक उसको पहुंचा दिया, बंगाली, इंग्लिश और हिंदी भाषा में करके। स्वामी उसमें लिखते हैं, डरने की भय की कोई जरूरत नहीं है, भय ही सबसे बड़ा पाप है, डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है। फिर ये ताकत देने के लिए फिर क्या कहते हैं, क्या क्या करना है, शुद्ध भोजन करो, पौष्टिक आहार करो, पिछले दिनों का भोजन मत करो, अपने आसपास में साफ सफाई रखो, जितनी गलत अफवाहें चल रही हैं उनसे बचो, और किसी भी प्रकार की अगर कोई जरूरत दिमाग में भी आए तो ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम ये आपके लिए हमेशा खड़ा है। ये कार्य स्वामी विवेकानंद ने उस समय शुरू किया। अब बात आती है कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि भाई आइसोलेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो आइसोलेशन सेंटर्स के लिए लोगों ने कहा कि स्वामी जी पैसा कहाँ है, जमीन कहाँ है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे पास हम पैसे इकट्ठा करेंगे समाज से और पैसे की कमी पड़ेगी तो हम लोग ये बेलूर मठ की जमीन बेच देंगे। अरे हम तो सन्यासी हैं, पेड़ों के नीचे फिर सो लेंगे। ये ताकत उस सन्यासी के अंदर थी। और बाद में घर घर जाके पैसे इकट्ठे करना और फिर आइसोलेशन सेंटर्स बनाना और ये सारी सुविधाएं खड़ी करना। 1 वर्ष के बाद प्लेग वापस आता है, वापस रिपीट आता है, जैसे हम लोग भारत में भी देखा था कि फिर सेकंड वेव आई थी। तो अगले वर्ष ये सेकंड वेव आती है 1899। बहुत बार आया प्लेग, ये 1-2 बार नहीं आया, बहुत बार निरंतर आता है। जब अगले वर्ष 1899 में आता है तो स्वामी विवेकानंद तुरंत एक कमेटी बनाते हैं, भगिनी निवेदिता और स्वामी शारदानंद को उसमें प्रमुख भूमिका में रखते हैं। भगिनी निवेदिता को सचिव बनाते हैं, उनको पर्यवेक्षक का वो दायित्व देते हैं और बाकी युवा सन्यासियों को वो उसमें मेंबर बनाते हैं। और वो कहते हैं कि घर घर जाओ, नालियां साफ करो, साफ सफाई रखो, व्हाइट पेंट करो, चूना फेंको बाहर ताकि साफ सफाई रहे, सूखापन रहे, गीलापन से गंदगी ना फेंके। और उसके बाद भगिनी निवेदिता
का एक भगिनी निवेदिता सारे प्रतिष्ठित लोगों के पास जाती है, इवन युवाओं को इकट्ठा करके उनको एक भाषण देती है। बड़ा सुंदर वो एक भाषण है, क्या प्लेग में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, और वहां से वो वॉलंटियर्स मांगती है, क्योंकि कार्य आगे बढ़ाने तो वॉलंटियर्स चाहिए थे, वॉलंटियर्स का काम खड़ गए। एक जगह भगिनी नेता को एक बस्ती में जाती है और वहां पर भगिनी नेता को दिखता है कि भाई झाड़ू मारने के लिए लोग ही नहीं है। भगिनी नेता खुद झाड़ू उठा लेती है और झाड़ू मारना शुरू कर देती है सुबह से लेकर शाम तक। भारतीय लोग उसको देख के उनको लगता है अरे कि विदेश से आई हुई पढ़ी लिखी एक बहन हमारी सेवा में करनी है, युवा लोग भी उनका फिर साथ देते हैं। भगिनी नेता अपने पत्र में एक अपने मित्र को लिखती है, क्या यहाँ इतना काम है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ पर रहना अपने आप में एक काम है। और ऐसी गरीब बस्तियों में भगिनी नेता जाती थी जहां पर छोटी बच्चियां जिनके माता का बच्ची बहुत छोटी उम्र में और मां का देहांत हो गया, ऐसी सारी बस्तियों में भगिनी नेता का जाना होता था, सारे गुरु भाइयों का जाना होता था। राधा गोविंदकर उस समय के एक बड़े डॉक्टर रहे, वो बताते हैं कि एक दिन मैं सारी बस्तियों में घूम के घर वापस आता हूँ तो मैं एक देखता हूँ एक महिला भगिनी निवेदिता वो एक गंदी सी चेयर में, जो वहां पे धूल भरी चेयर रखी थी, उसके ऊपर बैठी है, सिर्फ वेट कर रही है मुझसे कुछ बातें जानने के लिए, क्या भाई ऐसी ऐसी बीमारियां और आ रही हैं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स के लिए अब हम कैसे इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। और कितनी ना बच्चियों को भगिनी निवेदिता ने अपने कोख में रखते हुए पाला, कितनी सारी बच्चियों ने भगिनी निवेदिता की कोख में ही अपना आखिरी समय माँ माँ बोलते हुए छोड़ दिया। तो ये प्रत्यक्ष कार्य सिर्फ शब्दों में नहीं, अपना सब कुछ झोंक देने का कार्य ये उस समय जो प्लेग महामारी आई थी स्वामी विवेकानंद ने कर दिया। तो ये प्लेग मैनिफेस्टो का पूरा इम्पैक्ट था। यस, ये आगे कई सालों तक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, हम भी कोशिश करेंगे, मैं आपको भेजूंगा, आप स्क्रीन पे भी दिखाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसको डाल सकते हैं कि इसको पढ़े लोग तो वो एक स्वामी विवेकानंद को जब वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो एक अलग ही बात आएगी। अच्छा, इसमें आपने इस पुस्तक में दो चीजें और आपने उल्लेख किया, एक तो भ्रांतियों का उल्लेख किया है और एक आपने उन लोगों का, उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो स्वामी जी से प्रभावित रहे या उनसे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लिया है। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि कौन कौन से थे जो मतलब जो कि वैसे तो हर व्यक्ति अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी जी से प्रभावित होता है, तो एक तो भ्रांतियां कौन कौन सी आपने उल्लेख किया, क्या भ्रांतियां थी सबसे बड़ी और वो मतलब किस तरीके से फैली? एक तो क्या भाई, स्वामी विवेकानंद नास्तिक थे। स्वामी विवेकानंद खुद अपने लेक्चर में बताते कि मैं कभी नास्तिक नहीं हुआ, ये भारत की ही भूमि है जहाँ कोई नास्तिक हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पुराना धर्म ये कहता था कि तुम किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो तुम नास्तिक हो, ये नया धर्म है, नया धर्म कहता है तुम अपने आप में अगर विश्वास नहीं करते तब तुम नास्तिक हो। तो स्वामी विवेकानंद भारत भूमि को एक आध्यात्मिक भूमि मानते थे और उनको यही था कि जब भारत जागेगा तो विश्व जागेगा। भारत जागेगा मतलब क्या, भारत की आध्यात्मिक शक्ति जब जागेगी, जब तक वो एक्सेप्टेंस का विचार संपूर्ण विश्व में नहीं जाएगा, जब तक वेद का और वेदांत का विचार संपूर्ण विश्व में नहीं जाएगा, जब तक भारत की बात नहीं रहेगी। तो स्वामी विवेकानंद को नास्तिक हम लोग कभी भी, स्वामी विवेकानंद के खुद के शब्दों में है क्या, नास्तिक स्वामी विवेकानंद को हम कभी भी नहीं कह सकते। दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद किससे प्रेरित थे? स्वामी विवेकानंद गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित थे। वो कहते हैं कि अगर जीवन हमें देखना है तो गुरु गोविंद सिंह जी जैसा देखिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने संपूर्ण परिवार का बलिदान उस वीर पुत्र ने किया। तो ऐसा जब हमको पता लगता है स्वामी विवेकानंद, फिर स्वामी विवेकानंद सिर्फ और सिर्फ आज का वर्तमान ये भारत का भूखंड नहीं, स्वामी विवेकानंद लाहौर भी गए, वहां पर उन्होंने 3 अपने व्याख्यान दिए मुख्य, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, भक्ति और वेदांत। तो ये सारी भ्रांतियां स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है ये उस पुस्तक में इसके माध्यम से, और उनका प्रभाव सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो 3 लोगों पे रहा। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो खुद बताते हैं कि भाई आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च, कि अपनी मुक्ति के लिए जगत का हित करना है। ये विचार स्वामी विवेकानंद का जब मुझे समझ आया, जो ये रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने संगठन बनाया पश्चिम से भारत आने के बाद,
मई 1897 में। उसका ध्येय वाक्य है ये। तो ये जब स्वामी विवेकानंद ने जाना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब स्वामी विवेकानंद के ये विचार को जाना, तब वो कहते हैं कि अब मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को अपने जीवन का उद्देश्य है। और फिर वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म गौरव की भावना जागृत करी। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो ही वाज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्द है। इतनी हम कहेंगे इतने कण कण तक नेताजी के खून में स्वामी विवेकानंद का विचार जा चुका था। दूसरा भगिनी निवेदिता, जिसके पास सब कुछ था, एक परम वैभवशाली राष्ट्र में वो बैठी थी। लंदन जो उस समय संपूर्ण विश्व के ऊपर राज कर रहा था, उसमें वो लंदन से सटे हुए शहर विंबलडन में वो अपना स्कूल चलाती थी। लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में वो बड़ा बड़ा भाषण देती थी। वो मार्garet एलिजाबेथ नोबल तीसवामी विवेकानंद के एक आह्वान पर भारत में आती हैं और स्त्री शिक्षा और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। तीसरा हम लोग देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगिनी निवेदिता के बाद एकनाथ जी रानडे, जिन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया कन्याकुमारी। कि किस प्रकार से 6 वर्षों में उस व्यक्तित्व ने स्वामी विवेकानंद के जो आइडियाज थे उसको धरातल पर उतारा। और लाइन अगर आप खड़ी करें तो चाहे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो, वो द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले भारत रत्न 3 जिनको दिए थे उसमें से एक भारत के होम मिनिस्टर जो रहे, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, महात्मा गांधी खुद अपनी पुस्तकों में स्वामी विवेकानंद का वर्णन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिनके पास स्वामी विवेकानंद पुणे में मिले, बाद में बाल गंगाधर तिलक 1901 में जब कलकत्ता आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, स्वामी विवेकानंद के पास आते थे। ऐसे जितने भी क्रांतिकारी हम लेंगे, उनके पीछे चट्टान की तरह एक व्यक्ति खड़ा है, वो है स्वामी। अच्छा, ये जो रॉक मेमोरियल की आपने जब बात की, तो इसमें हमने सुना है, मतलब हो सकता है भ्रांति हो हमारी, इसमें एक चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद जी का भी कुछ योगदान। जी जी जी। तो वो कैसे रहा था योगदान? क्या है, स्वामी चिन्मयानंद जी तो भारत की जो स्कैटर्ड आध्यात्मिक चेतनाएं हैं उनको एकत्रित करने वाले व्यक्ति थे। उनका अपना तो आध्यात्मिक स्तर बहुत बड़ा था ही, और स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बड़े अच्छे से समझा था। स्वामी विवेकानंद के कार्य को वो बहुत मानते थे, स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। मतलब एक उनमें से इंप्रेस होने वाले चिन्मयानंद जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी के मन में ये था कि अभी अगर स्वामी विवेकानंद का कोई मेमोरियल बनता है तो उसके लिए हम भी कुछ एक बड़े उसके लिए कोई डोनेशन करेंगे। तो पहला 10,000 रुपए का डोनेशन वो स्वामी जी की तरफ से, इस और आज के हिसाब से 10,000 नहीं बोल रहा मैं, उस समय के हिसाब से स्वामी जी का ये बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उसके लिए रहा। और बाद में उस मेमोरियल को जीवंत बनाने में, क्या भैया मेमोरियल ना रहे, बाद में संस्था के तौर पर आए, ये भी उनके मन में था। और इस कार्य को भी वो बाद में पूर्ण करते हैं विवेकानंद केंद्र के माध्यम से। एकनाथ जी को एक रहा जो कई लोगों ने दिखाई, उसमें से एक बड़ा व्यक्तित्व तो स्वामी जी। आपने जो इन्फ्लुएंस लोग थे उनमें से आपने महात्मा गांधी जी का भी नाम लिया। आपकी जो दूसरी पुस्तक है वो भी महात्मा गांधी जी के ऊपर ही है। तो ये विचार कैसे आया, जो आपकी जो पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जी, ये विचार कैसे आया इस पुस्तक को लिखने के लिए? और क्या ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था कि इसके लिए एक पुस्तक की आवश्यकता थी? हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, एक होता है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, आप 2 व्यक्ति को साहित्य पढ़ लेते हो और फिर आप बताते हो कि अभी इनका इसमें ये मत था, इनका इस विषय में ये मत था, इनका इस विषय में ये मत था, इनका इस विषय में। जब मुझे ये लगा कि भाई गांधी जी के जीवन में स्वामी का क्या प्रभाव रहा, तो मैंने कुछ गूगल पे सर्च करना शुरू किया। 1-2 कुछ आर्टिकल्स आए, लेकिन मेरा हमेशा मन रहता है कि प्राइमरी सोर्स में जाना चाहिए। गांधी जी के स्वयं के द्वारा लिखित कोई सोर्स है क्या? तो भारत सरकार द्वारा 98 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वो प्रकाशित हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं सारे।
जब मैंने उनको खंगालना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि अभी गांधी तो स्वामी विवेकानंद से 2 बार मिलना चाहते थे। अच्छा। और उनका बहुत बड़ा आग्रह था कि स्वामी विवेकानंद से बस मेरी एक बार मुलाकात हो जाए। दूसरा, गांधी तो स्वामी विवेकानंद को साहित्य को पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स को वो साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो तो रामकृष्ण मिशन विजिट कर रहे हैं, सिर्फ विजिट नहीं कर रहे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं, सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स को, अपने इंडियन फ्रेंड्स को स्वामी विवेकानंद के मिशन को विजिट करने के लिए कह रहे हैं। चाहे वो जेल में हो, चाहे कहीं भी हो, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को निरंतर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मुझे लगा कलेक्टेड वर्क्स में कि भाई ये जो एक भाव कुछ लोगों में रहता है ना कि भाई स्वामी विवेकानंद का जो कार्य है ये तो मतलब ऐसा कार्य है जो मतलब एक आइडियोलॉजी का काम है। सिर्फ स्वामी विवेकानंद का जो काम है वो भारत का काम है। तो जो अगर आपकी श्रद्धा किसी में, गांधी खुद कहते हैं क्या, मैं स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के कार्य और मिशन को मानता हूं और ये आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा है। और उनका खुद का एक भाषण में वो कहते हैं कि मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और ज्यादा बढ़ा है। तो ये चीजें मेरे को ऐसा लगा कि ये पुस्तक के फॉर्म पे आए और एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ आए, एक प्राइमरी सोर्स के साथ आए। कि ये कोई व्यक्ति कह रहा है उसने सुन लिया, उसने बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये गांधी खुद कह रहे हैं। इस प्रकार से ये बात अगर बाहर आएगी तो गांधी को जो आगे प्रमोट करने वाले लोग हैं, गांधी को जो समझते हैं, गांधी जी को जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये दृष्टिकोण भी तो हो गया भाई एक भाग ये भी है। तो ये समझाने के लिए इस पुस्तक का निर्माण। तो इसमें आपने गांधी जी के विचारों में स्वामी जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का क्या प्रभाव था, कहाँ कहाँ पे रहा, इसका भी कहीं कुछ एनालिसिस किया है? नहीं, इस प्रकार का कोई एनालिसिस मैंने नहीं करने का प्रयास किया। मैंने सिर्फ वो इंस्टेंसेस की बात करी, जैसे मैंने कहा कि कब कब वो उन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं। भाषण तो हुबहू है जो उन्होंने रामकृष्ण मिशन में दिए हैं, या स्वामी विवेकानंद की जयंती पे वो कभी मिशन विजिट कर रहे हैं तो वहां पे क्या भाषण दिए हैं। इवन श्री रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर एक बुक आती है जो कि रामकृष्ण मिशन ही उसको वो लिखते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण जी के ऊपर एक बुक आती है जो रामकृष्ण मिशन पब्लिश करता है, स्वामी निखिलानंद द्वारा लिखित। तो उस पुस्तक का फॉरवर्ड तक गांधी लिखते हैं और बड़ा सुंदर वो उसमें कहते हैं कि अध्यात्म को जीते हुए अगर किसी एक व्यक्ति में हम देखते हैं तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी जो है वो सब जानते हैं कि वो अहिंसा के प्रचारक थे और वो उनका एक ही मेन मोटिव था कि अहिंसा को परम धर्म मानना है और किसी चीज को नहीं। क्या स्वामी जी भी मतलब वैसे तो स्वामी जी का हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कोई किसी को मतलब ऐसे किया हो कि आप रिटेलिएशन करो या किसी के साथ कुछ गलत बोलो या किसी को भड़काओ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अहिंसा कभी स्वामी जी के मुंह से सुनी नहीं, मतलब जहाँ तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है। तो ये अहिंसा शब्द में कहाँ दोनों में तालमेल था? देखिए, किसी का दमन करना एक अलग बात है, लेकिन कोई तुम्हारा दमन कर रहा है तुम सहते रहो, ये स्वामी विवेकानंद का विचार नहीं था। स्वामी विवेकानंद का विचार था ये, कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो उसको 10 थप्पड़ मारो। An eye for an eye, a tooth for a tooth। क्या भारत के ऊपर कोई दमन करेगा, भारत को कोई मारेगा तो भारत बैठा बैठा देखता रहेगा? इस स्थिति में भारत नहीं रहेगा। भारत उसको वापस जवाब देगा। हाँ, भारत पहले नहीं मारेगा किसी को, लेकिन भारत के ऊपर अगर, भारत की अस्मिता के ऊपर अगर कोई उंगली उठेगी उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य ये भारतीय करेगा। ये विचार स्वामी विवेकानंद का था। स्वाभाविक है किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, समझा है, जाना होगा, भाषण भी दिए होंगे, लेकिन स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक है कि वो सारी चीजों को अपना लेंगे, सारी चीजों को स्वामी विवेकानंद मैं तरीके से ही सारी चीजें बताएंगे, ऐसा हम लोग नहीं देख सकते। बहुत सारी चीजें उन्होंने स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में देखी होंगी, समझने का प्रयास किया होगा। तो इसकी आपकी पुस्तक का जो मेन, अगर हम समरी समझना चाहें, जिस्ट समझना चाहें, तो उसका क्या निकल कर आता है इस पुस्तक का, गांधी जी का जी के ऊपर? क्या ये सारे कार्य को जो हम लोग अभी तक जो देखते आए हैं, क्या गांधी जी का एक पॉलिटिकल लाइफ
और अभी के मॉडर्न डे चैलेंजेस को जोड़ते हुए उनके ऊपर जो बातचीत सारी होती है, उससे अलग एक रामकृष्ण मूवमेंट जिसमें ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इनके साथ साथ स्वामी विवेक, मतलब ये तो स्वाभाविक है, क्या श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने तो शरीर पहले छोड़ दिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचते हैं, गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, और यही वो कालखंड था जब थियोसॉफिस्ट गांधी को पूछते हैं कि भाई कुछ हमें हिंदुइज्म के बारे में बताइए, कुछ भारतीयता के बारे में बताइए। गांधी जी को ज्यादा पता नहीं था, तो वो स्वामी विवेकानंद की राजयोग मंगवाते हैं और वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट बताते हैं क्या इस थॉट में गांधी जी का क्या समझ थी या क्या रिलेशन था, उस थॉट को ये पुस्तक क्लियर करती है कि किस तरह तक ये बातचीत उनकी हुई। दूसरा, गांधी अपने एक फ्रेंड को, जो कि बाजरेकर, जो कि मुंबई में एक लॉयर थे, उनको एक पत्र में लिखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भारतीय कम्युनिटी के लिए प्रचारक चाहिए, एक हिंदू पृष्ठ प्रचारक चाहिए, क्या स्वामी विवेकानंद आ सकते हैं क्या? तो ये जब रोचक किस्से में पता लगते हैं कि अगर स्वयं स्वामी विवेकानंद आ जाए, तो वो कहते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद के अगर वो आ जाते हैं तो उनके मिशन को पूरा करने के लिए मैं सब कुछ लगा दूंगा, सब कुछ अपने दांव पे लगा दूंगा। फिर जब 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन की मैंने पहले बात करी, वहां पर गांधी जाते हैं, तो वो अपनी पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखते हैं कि मैं पैदल ही चल पड़ा था बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद से मिलने। वो अस्वस्थ थे उस समय, मैं मिल नहीं पाया, मतलब फिर स्वामी विवेकानंद से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो ये हमें उनका एक ऑर्गेनिक नेचुरल कनेक्शन बताता है। और फिर स्वामी जी की समाधि के उपरांत भी रोमा रोलैंड द्वारा लिखी स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जी का सारा साहित्य पढ़ना, उसको फॉलो करना, तो वो हमें पता लगता है कि भैया कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक स्वामी विवेकानंद भी प्रमुख है। अब हम आपकी तीसरी पुस्तक के ऊपर आते हैं, लिविंग द स्वामी विवेकानंद वे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया। ये इस पुस्तक में क्या है और ये पुस्तक किसके लिए है? पुस्तक तो सबके लिए ही है, लेकिन ज्यादा जल्दी वो समझ पाएगा जिसकी भुजाओं में दम है, मस्तिष्क में करुणा है भारत के लिए कुछ करने के लिए, और संवेदनशीलता ये पुस्तक पढ़ने के बाद खुद आ जाएगी कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। वैसे तो सबसे पहले हमने इसी पुस्तक पे काम करना शुरू किया था, बहुत लंबे समय के बाद ये पुस्तक आई है। ये शुरू होती है स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवनी से, आगे बढ़ती है तो स्वामी विवेकानंद की मेजर टीचिंग्स के बारे में बताती है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का किन महानुभावों पे, व्यक्तित्वों पे, मॉडर्न डे लीडर्स के ऊपर प्रभाव रहा, उसके बारे में चर्चा करती है। फिर यूथ सेंट्रिक स्वामी विवेकानंद की सबसे मेजर टीचिंग्स, और फिर युवाओं को करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, वो सब कुछ इस पुस्तक में आपको। अच्छा, जो आज की युवा के जो चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कॉन्फिडेंस का ना होना एक चैलेंज है, मेंटल प्रेशर्स बहुत तरीके के हैं, जरूरी नहीं है कि वो मतलब मौज मस्ती को लेके हो, एजुकेशन को भी लेके हैं। अब आप जैसे देखिए कि हम कितनी बार सुनते थे कोटा में जो है बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, वो यंग बच्चा एक जो पढ़ने के लिए गया, इंजीनियर बनने के लिए गया है, तैयारी कर रहा है कि कल IIT जाएगा, वो फांसी लगा लेता है। तो एक तरीके का प्रेशर नहीं, कई तरीके के प्रेशर है, हर अलग अलग पीढ़ी में, अलग अलग अवस्था में और अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में अलग अलग युवाओं के ऊपर चैलेंजेस हैं, उनको मानसिक तनाव है, कहीं लग्जरी हद से ज़्यादा है तो उस लग्जरी के दुष्प्रभाव हैं कि फ़ोन में ही लगे पड़े हैं, मोबाइल जनरेशन हो गई है। इन सब में स्वामी जी की ये जो पुस्तक है ये कहाँ हेल्प करती है? देखिए, लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स chaos इन लाइफ। जब व्यक्ति का कोई जीवन में पर्पस नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, तो उसका एक जीवन एक सूखे पत्ते की तरह होता है। एक सूखे पत्ते की दिशा कौन तय करता है? हवा तय करती है। जितनी तेज चलेगी उतना दूर उसको उड़ा के लेके जाएगी, जिस दिशा में चलेगी उस दिशा में उड़ा के लेके जाएगी। फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र माननीय एकनाथ जी रानडे, वो ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति का पुनः जन्म होता है
जब उस व्यक्ति को ये पता लगता है कि उस व्यक्ति के जीवन का पर्पस क्या है, उस व्यक्ति के जीवन का गोल क्या है, उस व्यक्ति के जीवन का एम क्या है। स्वामी जी इसको बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. कि एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों में अंगीकार कर लो, बाकी सारे विषय को छोड़ दो। तो और वो बाद में आगे इसका बोलते हैं, इसी से स्पिरिचुअल जाइंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बाकी तो सिर्फ मेयर टॉकिंग मशीन्स हैं। तो जीवन में एक उद्देश्य कैसे प्राप्त करना है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी ने क्या कहा, एक विचार को मत पकड़ो सिर्फ, बाकी सारे विचारों को छोड़ दो। सी when you choose one path, you not only choose one path, you reject millions of other paths. Choosing one also means rejection of other paths. ये भाव स्वामी विवेकानंद के इस साहित्य से हमें पता लगेगा। दूसरा वो बताते हैं, हमको लगता है कि यार मंजिल है ना, ये बड़ी दूर है, इसको पाना है, दिख भी रही है कभी कभी से, कभी हम सामने खड़े होते हैं चोटी दिखती है पहाड़ की। स्वामी कहते हैं प्रोसेस क्या है, सीढ़ियां कहां है। स्वामी कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क। इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट, द स्ट्रॉन्गर द कॉज, द स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट। क्या प्रोसेस क्या भाई, मिल जाएगा सब कुछ। दो व्यक्तियों में अगर कोई डिफरेंस है, उसमें प्रोसेस क्या है। एक व्यक्ति आपको ढीला ढाला लग रहा है, कुछ नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं सोच रहा, कुछ नहीं करने को तैयार, वो प्रोसेस सालों तक अपनी रजाई में सोया है, सालों तक उसने निद्रा का आनंद लिया है, खोया है। जो सोवत है वो खोवत है। तो प्रोसेस जैसी रहेगी वैसा व्यक्तित्व आपको। क्या भाई शिकागो में जाके एकदम से स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने कोई भाषण दे दिया, ही बिकेम पॉपुलर, इतना आसान नहीं था। पिछले 14 वर्षों की चरित्र की साधना थी, प्रोसेस थी जो सामने दिखती है। सीधा कलकत्ता से जाके अमेरिका नहीं गए थे, भारत के एक प्रांत में जाके पहुंच के अपने लोगों को देख के वहां से जो कन्विक्शन जागी थी वो उन्होंने वहां पर जाके प्रकट करी थी। वो भाव हमें फिर पता लगता है। तीसरा जो स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी चीज जो आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तौर पर कमजोर करे, उसको छोड़ दो विष के समान। एनीथिंग and everything that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. Truth must be enlightening. तो ये विचार जब प्रत्यक्ष स्वामी जी के हम लोग देखते हैं कि यार ये तो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब उद्देश्य कैसे आएगा, वही बता रहा है व्यक्ति। दूसरा प्रोसेस होनी चाहिए भाई। उद्देश्य आ गया, हमने तो एक पैशनफुल हो गए भाई, मैं बड़ा पैशनेट हूँ, 2 दिन बाद कह रहा हूँ डिप्रेशन आ गया मेरे अंदर। तो ऐसा जीवन नहीं है भाई, प्रोसेस होगी कोई। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भाई बहुत सारी चीजें, मुझे अपना गैजेट ही नहीं संभाल में आ रहा, स्क्रीन टाइम मेरा 10 घंटे हो रहा है, तो जो भी चीज, मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे काम का नहीं हो रहा, तो जो भी चीज मुझे कमजोर कर रही है उसको मुझे तो कुछ समय के लिए त्यागना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीजें हमें वहां से पता लगती हैं। और फिर कुछ बेसिक चीजें, हमारा एक इंटरनल, मतलब हम लोग कहें क्या, एक लेथर्जी और हेट्रेड, जेलसी जो भारतीयों में कूट कूट के भरी हुई है, कि कोई व्यक्ति आगे कुछ बढ़ना चाहता है, उसकी भाई टांग खींचो, उसकी टांग खींचने से मैं महान बन जाऊंगा। ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। ये इस पुस्तक में आपको पता लगेगा कि तुम आगे तभी बढ़ोगे जब तुम खुद दौड़ोगे। किसी दूसरे की टांग में दर्द होगे, वो बेचारा गिर गया, उससे तुम आगे नहीं बढ़ जाओगे। फिर लेथर्जी के थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो लगता है अरे भाई पता नहीं बहुत कुछ कर दिया हमने। वो निरंतर कार्य करने की प्रेरणा, वो इस पुस्तक से आपको पता लगेगा। और ऐसा व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक चरम पर है, स्वामी विवेकानंद जो अपने आध्यात्मिक चरम पर है, वो व्यक्ति पब्लिकेशन हाउस शुरू करता है, प्रबुद्ध भारत, ब्रह्मवादिन, उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत को अभी 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। वो एक संस्था बनाते हैं, रामकृष्ण मिशन। उसके सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में आज सेंटर्स खड़े हैं। वो व्यक्ति के नाम से बाद में उसकी संस्था से एक कॉलेज शुरू होता है, वो आज देश के टॉप 10 कॉलेजेस में है। वो व्यक्ति के संस्था से एक स्कूल शुरू होता है, वो देश के आज टॉप 10 स्कूलों में आता है।
वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, वो व्यक्ति ये सारे कार्य भी खड़े कर देता है। तो ये माई वे और हाईवे वाला खेल नहीं है कि सिर्फ या तो आध्यात्म है तो जंगलों में जाऊंगा या बिल्कुल पागल की तरह घूमता रहूंगा। एक समत्वम, एक बीच की भी स्थिति है जो आध्यात्मिक स्थिति है, वे है विवेकानंद। इसमें आपने योग और एकता में विविधता में एकता, इन दो विषयों पे भी आपने बहुत प्रकाश डाला है। जी जी जी। तो ये यूथ के लिए कहाँ इम्पोर्टेंट है, या ये यूथ के लिए कहाँ प्रासंगिकता पैदा करता है? देखिए, इस राष्ट्र को विभाजित करने के लिए बहुत ताकतें दिन रात काम करती हैं। उनका मेन मोटिव यही रहता है कि भाई इस देश के बारे में क्या ऐसी बातें बताई जाएं कि जिससे हमारे लोगों की जो यूनिटी है वो टूटने का काम करे। क्या भाई ये तो इतनी सारी बोलियां हैं, ये तो इतनी सारी भाषाएं, तो ये कहाँ ये लोग? ये तो बाहर से आए थे, ये तो इन्वेजन हुआ था, ये तो साउथ इंडिया वाले अलग है, नॉर्थ इंडिया वाले अलग है। ये सारा फोर्सेस को डिसमेंटल करने का काम स्वामी विवेकानंद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम से बाहर आते हैं, मद्रास में एक लेक्चर देते हुए कहते हैं कि सारा तमाशा बंद कर दो। वो कहते हैं मेरे साथ कुछ वेस्टर्नर्स आए हुए हैं यहाँ से, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस भीड़ में घूमे और बताएं कि यहाँ पे साउथ इंडिया कौन है और नॉर्थ इंडिया कौन है। वो उठा के दिखा दे, अलग अलग करके दिखा दे, कोई नहीं कर पाएगा इसको। ये ताकत स्वामी विवेकानंद की थी। स्वामी विवेकानंद कौन? स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में जन्मे। नाम कहां मिला? राजस्थान में खेतड़ी में। जीवन का उद्देश्य कहां मिला? दक्षिण भारत के आखिरी तट कन्याकुमारी में। और सबसे प्रिय जगह कौन सी थी? अल्मोड़ा। और भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे थे अमरनाथ। तो वो स्वामी विवेकानंद का जीवन आपको बताता है कि इस भारत की अपनी इंटरनल एकता क्या है। और फिर हमारे पुराणों का उद्घोष जो कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम। क्या भाई समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है वो भारत है, और उसमें जो रहते हैं वो उसकी संतति है भारतीय। ये भाव हमें इस कार्य से पता लगता है कि ये जितना भी, फिर हम देखते हैं कि हमारे त्योहारों का नाम अलग अलग होता है, त्योहार एक। हम रामायण देखते हैं, रामायण के रूप अलग अलग होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी रामायण लिखी, लेकिन भाव एक। ये उस चैप्टर का मेन महत्व है कि अपने संस्कृति को जो हम लोग देखते हैं, ये एकता के बाद ये विविधता है। वो जो इनहेरेंट जो आध्यात्मिकता की जो एकता है, उसके बाद ये। बिल्कुल सही बात है। और जो आज भी लोग कहते हैं कि हम डाइवर्सिटी यूनिटी है डाइवर्सिटी में, तो डाइवर्सिटी है ही नहीं एक्चुअली में। ये जो लोग कहते हैं ये अपना अपनी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हमें इस बात को भी, इस विचार को भी हटाना पड़ेगा कि हम डाइवर्स हैं। कहाँ डाइवर्स हैं? हमारा एक ही वेद है, चाहे वो साउथ का व्यक्ति हो चाहे नॉर्थ का व्यक्ति, वेद ही तो पढ़ रहा है। वो एक ही शिव है, यहाँ शिव को मानते हैं, वहाँ पे भी शिव को मानते हैं। वो बात अलग हो सकती है कि वहाँ पे भगवान मुरुगन को, कार्तिकेय को ज्यादा पूजा जाता हो, लेकिन है तो शिव परिवार ही। आप सारे त्योहार, पोंगल, ओणम, हरियाली, सब एक ही चीज के पीछे है, कारण के पीछे है कि खेती है, खेती के पीछे है। तो विविधता कहाँ है भाई? भाषा है वो तो एक साइंटिफिक लॉजिक है जिसको आप नेगेटिवली प्रोड्यूस कर रहे हो। कि आयुर्वेद में भी जिसे कहते हैं कि लोकल चीजें जो है वो जो भी आप खाओ, पहनो, ओढ़ो, वो आपकी लोकल जलवायु के हिसाब से होना चाहिए। आपकी भाषा भी, आपकी गाय भी, सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए शब्दों का, कपड़ों का अलग अलग है। वे ठंडे प्रदेश में व्यक्ति ठंडा ही कपड़ा पहनेगा, गर्म थोड़ी ना पहनेगा। अब ये वो परंपरा थोड़ी ना है कि तुमने एक तरीके का कपड़ा पहना है, तुम गर्म जगह पे भी वही कपड़ा पहन रहे हो, ठंडी जगह पे भी पहन रहे हो। यहाँ तो हमने लोकल जलवायु को अडॉप्ट किया है, इसलिए कोई मछली खा रहा है और वो जो है पूजा में मछली भी चढ़ा देता है। किसी के यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता, क्योंकि वो जलवायु का अंतर है। वहाँ मछली मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, तो यहाँ जो मिलता है हम वो चढ़ाते हैं। यहाँ जो भाषा बोली जा सकती है वो बोली जाती है, जो कपड़ा पहना जा सकता है तो सब एक ही, सब हिंदू सनातन धर्म को ही मान रहे हैं।
कोई ऐसा नहीं है किसी किसी और पद्धति को मान रहा हो। कश्मीर में चले जाइए तो भी वहाँ पे शैव है, भले ही वो कश्मीरी शैविज्म है लेकिन है तो शिव जी को मानने वाले। तो अलग कहाँ है? कहीं नहीं है। वो तो सिर्फ लोकेलिटी और हम लोकलाइजेशन को, जैसे घर में 4 लोग अलग हैं वो वैसे ही वो हम लोग अलग हैं। बिल्कुल लोकलाइजेशन, परिवार एक है, और क्या, 4 लोग खड़ा करके हम कह रहे हैं 4 लोग अलग हैं, अलग अलग ऐसे भारत में बिल्कुल लोकलाइजेशन है। हम लोकलाइजेशन को प्रेफर कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं भाई जहाँ चावल हो रहा है वहाँ आदमी चावल खा रहा है, और इसमें गलती थोड़ी है, तो साइंटिफिक है, ये तो लॉजिकल है, साइंटिफिक है। इसमें अगर तुम चावल वाली जगह में जाके गेहूं खा रहे हो वो बेवकूफी है कि आप सिर्फ एकता दिखाने के लिए आप जो है सब कुछ बर्बाद कर दो। तो ये आपने बात बिल्कुल बहुत अच्छी बोली। इसके बाद जो है योग और विविधता के बाद आपने जो है एक बहुत अच्छा पहलू इसमें ऐड किया है G20 का। जी वो G20 और G20 वाले जितने भी जो राष्ट्र समूह हैं उनमें स्वामी जी की उपस्थिति है, तो वो फिर यहाँ पे कहानी कैसे घूमती है? ग्रुप ऑफ 20 जिसको अभी हम लोग, अभी तो G21 भी शायद से अफ्रीकन यूनियन भी उसमें जोड़ दिया गया है कि 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, तो उन देशों में भी स्वामी विवेकानंद का जाना हुआ। तो जब भारत को G20 का नेतृत्व करने का, उसका आयोजन करने का मौका मिला, तब मेरे ये ध्यान में आया पढ़ते हुए कि भाई ये तो जो 20 देश हैं इसमें अनेकों देशों में तो स्वामी विवेकानंद खुद ही जाना हुआ प्रत्यक्ष तौर पर। भारत में उनका जन्म हुआ, जब वो शिकागो जा रहे थे तो वो सबसे पहले चाइना गए, वो जापान गए, जापान भी उसी का भाग है, वो कनाडा गए, टर्की गए स्वामी विवेकानंद, इटली गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन उसमें मेंबर है उसमें कई देशों में उनका जाना हुआ, और ऊपर से अमेरिका और इंग्लैंड में तो उनका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार रहा। तो इस दृष्टि से मैंने वो चैप्टर लिखने का प्रयास किया कि भाई पहली बार भारत की बात इन देशों में सनातन हिंदू धर्म की बात लेके जाने वाला व्यक्ति, स्वाभाविक है कि कई देशों में स्वामी विवेकानंद का स्टेप बहुत छोटा रहा, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का स्टेप बहुत छोटा था, लेकिन विचार तो पहुंचा उनके जाने से। और जिन देशों में स्वामी विवेकानंद नहीं भी गए, जैसे रशिया है, लेकिन रशिया में रामकृष्ण मिशन का बड़ा कार्य है, स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है। तो एक जगह स्वामी विवेकानंद गए, इन जगह जिन्होंने मैंने बताया, और अन्य जगह स्वामी विवेकानंद का विचार पहुंचा, उनका मिशन पहुंचा, उनकी संस्था पहुंची। तो उस प्रकार से ये बताने का प्रयास हुआ कि पहला ये भारतीयता का विचार जो अभी हम G20 के माध्यम से जब हमें प्रेसिडेंसी मिली तो हमने बड़ी प्रखरता से वो बताया, तो ये पहला काम करने का काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया इन देशों। निखिल जी, आपकी 3 पुस्तकों के बारे में हमने बात की। तीनों पुस्तकें जो है स्वामी जी के जीवन के और उनके विचारों के आसपास घूमती हैं, और अगर मुझे लगता है कि अगर हम इन 3 पुस्तकों को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें स्वामी विवेकानंद और जो समग्र सनातन विचारधारा है उसके बारे में बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो हम अपने पॉडकास्ट के अंत में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी एक युवा सन्यासी थे, आपने उनका शोध किया है, आप भी एक युवा हैं, तो आपका एक पूरी जर्नी रही है, और मैं कहूँ तो ये पिछले 100-150 साल की जर्नी रही है, क्योंकि आपने स्वामी विवेकानंद जी को उनके बचपन से पढ़ा है, समझा है, उनको शोध किया है। तो वहां से लेके आज तक की लगभग 150 साल, 175 साल अब हो ही गए, तो इसमें आप हमारे आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके मन में क्या आता है कि हमारे युवाओं का जीवन और उनकी दशा क्या होनी चाहिए? देखिए, जैसा स्वामी विवेकानंद की लाइफ से अभी स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से भी हमें पता लगता है क्या चैलेंजेस जब आते हैं तो हमको उसका सामना पीठ दिखा के नहीं, उसका सामना करना है हमें अपनी छाती को आगे करके। ये भाव जब हमारे अंदर धीरे धीरे पक्का होने लग जाता है तो आज का जो यूथ है वो इतना ज्यादा, मैं आपको कहूंगा, इतना वेल कम्युनिकेटेड, इतना क्रिएटिव, इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सब कुछ करने को तैयार है। इससे टैलेंटेड मतलब
लोग शायद ही कभी, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जनरेशन ऐसा नहीं, इससे टैलेंटेड जनरेशन कभी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये है कि वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को बनाए रखे, वो किसी भी कारण से उस कॉन्फिडेंस को नीचे ना आने दे कि भाई कुछ, जैसे हमने देखा कि जब स्वामी जी शिकागो में गए तो परिस्थितियां विपरीत हो गई। जीवन में ये आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, बस उसको पूरा करने की बात है। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में गरजे थे, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने का, स्वामी जी के विचारों को हमारे साथ साझा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वामी जी जैसी एक तो व्यक्तित्व के ऊपर हमें समझाया, बताया, और आपने उनके ऊपर शोध किया है। तो आपके विचारों को सुनना हमेशा प्रेरणादायक रहेगा कि वो हमेशा स्वामी जी से आपने प्रेरणा ली है। तो हमारे दर्शकों को ये ज्ञान देने के लिए, दिशा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे एक बार फिर आपको बुलाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को। जी, थैंक यू सो मच।